तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, इसके अंतर्गत हम लोग का 7वां चैप्टर चल रहा था। ठीक, तो 7वें चैप्टर में हम लोगों ने अभी तो लेक्चर नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। आज आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और जो आपका लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। साथ ही में अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नोट चाहते हैं तो आप लोगों को केवल मिनिमम चार्ज है। अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सभी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक, तो आज आपका जो फिजिक्स है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें। उस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखें, हर एक पॉइंट को हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराया गया है। साथ ही में जो भी बच्चे ग्रुप ज्वाइन करेंगे उन सभी लोगों को उस ग्रुप के अंतर्गत वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF आपको आराम से मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेना उस वीडियो को। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका है वो है जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। और इससे पहले का जो लेक्चर था उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था, जैव विकास के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रमाणों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो वीडियो में हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो जैव विकास था उसके सिद्धांत जितने भी आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्राकृतिक वर्ण या फिर यौगिकतम की जो उपयोगिता है, उत्तरजीविता, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, यानी कि प्राकृतिक वर्ण या फिर यौगिकतम की उत्तरजीविता। तो इसका मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य होते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वही जीव इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, तथा जो जीव वातावरण के प्रतिकूल रहते हैं वो धीरे धीरे पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीव अपने आप को इस पृथ्वी पर वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं वो पृथ्वी से धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो मैं आपको अब अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो डार्विन ने इस प्रक्रिया को क्या किया, इस जो ये आपका पर्यावरण, प्राकृतिक वर्ण या फिर यौगिकतम की जो उत्तरजीविता है इसको किसने दिया था, तो डार्विन ने इसको दिया था। ठीक, तो डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा। ठीक, जबकि एक वैज्ञानिक थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने इसका नाम दिया यौगिकतम की उत्तरजीविता का। ठीक ने नाम दिया, यानी कि जो आपका 2 पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राकृतिक वर्ण ये आपका डार्विन ने नाम दिया था और वहीं पे यौगिकतम की जो उत्तरजीविता होती है इसको नाम जो दिया था वो थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, उदाहरण के रूप में आप लोग रेगिस्तानी जिराफ को समझ सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक वर्ण के जो पक्ष में उदाहरण है उसे समझ लीजिए। तो प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के गुणों का चयन होता है और साथ ही में जिससे वे प्रकृति में अनुकूलित हो पाते हैं। इसके निम्न उदाहरण है। तो प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में इन्होंने क्या किया था, डैनपोर्ट ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग को हम लोग समझते हैं। तो इस प्रयोग में डैनपोर्ट ने सफ़ेद, काले व कह सकते हैं धब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया। ठीक, तो उन्होंने क्या लिया, 3 प्रकार के चूहों को लिया। जो एक आपका प्रकार था वो सफ़ेद थे, कुछ काले थे और कुछ धब्बेदार थे। तो उन चूहों को इन्होंने लिया और उन पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया और उन्होंने क्या पाया इसे समझते हैं। और उन्होंने पाया कि काले और सफ़ेद जो चूजे थे वो अपने आप को ज़मीन में छिपा नहीं पा रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो क्या थे, ज़मीन में छिप नहीं पा रहे थे, जिससे वो जो पक्षी शिकारी का शिकार बन जाते थे और पक्षी जो शिकारी थे उन्हें खा लेते थे, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी हो जाती थी। परंतु जो आपके धब्बेदार चूजे थे वो ज़मीन में छिप जाते थे, क्योंकि उनका जो कलर था वो ज़मीन से थोड़ा बहुत मैच कर जाता था, जिसकी वजह से वो ज़मीन में छिप जाते थे और इसलिए वो शिकारी जो कह सकते हैं पक्षी थे उनसे बचे रहते थे और उनकी संख्या बढ़ जाती थी। अर्थात जो प्रकृति धब्बेदार चूजों का वर्णन करती है, इसी प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्रकृति होती है वो धब्बेदार चूजों का वर्णन करती है। इसकी वजह से जो धब्बेदार चूजे होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको क्या कह सकते हैं वो ज़मीन में आसानी से छिप जाते हैं और उन्हें पक्षी जो होते हैं वो खा नहीं पाते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें काले और सफ़ेद चूजे के बारे में, तो वो क्या होते हैं, वो ज़मीन में छिप नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है, शिकारी पक्षी जो होते हैं उन्हें देख लेते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो आपका धब्बेदार चूजा होता है उसका प्रकृति वर्णन करती है। अगला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि अनुकूली विकरण क्या होता है। तो यानी अनुकूली विकरण क्या होता है इसे समझिए। जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूली विकरण कहते हैं। इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, ये चीज़ आपको समझना है। क्या होता है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूली विकरण कहते हैं। इनमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसलिए इसे हम लोग अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। उदाहरण के
रूप में आप लोग डार्विन की फिंचें समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझ लिया है। अब आपका जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विकास के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में, जो सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए भी हैं। तो जैव विकास क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैव विकास यानी कि जीवों में जो होने वाला विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, जैव विकास निरंतर होता रहता है और वो जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जो छोटे जीव होते हैं उनमें जो विकास होता है उसकी दर जो होती है बहुत तेज होती है, और वहीं पर हम लोग बड़े जीवों की बात करें तो उनमें जो विकास होता है छोटे जीवों की अपेक्षा बहुत धीमी गति से होता है। जैव विकास होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है, हजारों या लाखों वर्षों तक का समय लग जाता है, ठीक। अब जैव विकास के हम लोग सिद्धांत की बात करें तो उसमें जो आपके 3 मेन जो सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत आपका है जैव विकास के बारे में लैमार्कवाद है, दूसरा है आपका डार्विनवाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर है आपका उत्परिवर्तनवाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैमार्कवाद को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग लैमार्कवाद को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद को भी समझेंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो में आप लोग लगातार बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो लैमार्कवाद सबसे पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जो लैमार्कवाद है, इस जो कह सकते हैं ये जो भी ये था, कह सकते हैं लैमार्कवाद को किसने प्रतिपादित किया था, सबसे पहले ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो लैमार्कवाद जो है आपका वो फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जो थे जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में जैव विकास के लिए प्रतिपादित किया था, ठीक। जैव विकास के जो अपने विचार थे उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया और उस विकास को ये विचारों को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैमार्कवाद कहते हैं, और या फिर उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो लैमार्कवाद था उसका प्रतिपादन किसने किया, तो आप लोग बता देंगे जेबी लैमार्क ने, ठीक। तो उन्होंने जो जैव विकास के लिए अपने विचारों को अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था, उस विचारों को ही हम लोग लैमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं, ठीक। यानी कि लैमार्कवाद आप लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं, होता है आपका लैमार्कवाद कहें या फिर हम लोग कहें उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लैमार्कवाद के अंतर्गत उनके क्या मुख्य बिंदु थे, उनको समझ लेते हैं। तो लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी लैमार्क ने अपने इस प्रयोग में या कह सकते हैं लैमार्कवाद के अंतर्गत बताया कि जो जीव होते हैं उनकी संरचना, कायिकी और उनका जो व्यवहार होता है उस पर पर्यावरण का परिवर्तन जिससे भी होता है, पर्यावरण का जो परिवर्तन होता है उसका सीधा प्रभाव हमारे संरचना, कायिकी और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। यानी कहने का मतलब ये है जब पर्यावरण चेंज होता है जिसके कारण से क्या होता है, जीवों के जो अंग होते हैं किन्हीं अंगों का उपयोग ज़्यादा होता है और या फिर किसी अंगों का उपयोग कम होता है। तो जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वह अंग कैसे हो जाते हैं, वह अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं होता है, फिर कह सकते हैं जिनका उपयोग बहुत कम होता है या फिर कह सकते हैं नहीं होता है, वह अंग आप लोगों के नष्ट हो जाते हैं, फिर कह सकते हैं धीरे धीरे उनका ह्रास हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हैं नहीं होता है, उनका धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कहने मतलब ये है कि वातावरण का जो सीधा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिन अंगों का हम लोग कम उपयोग कर रहे हैं या फिर अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो उन उपयोगों के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। और जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने योग्य होते हैं, और ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात, यानी कि जब क्या होता है उपार्जित लक्षण लगातार होते रहते हैं तो उनसे लगातार होने की वजह से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक रचना जो होती है वो बदल जाती है और तथा एक नए प्रजाति का विकास हो जाता है। तो ये थे आपके लैमार्कवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं जिराफ की लंबी गर्दन तथा अग्रपात। तो सबसे पहले क्या होता था, जो जिराफ था वो कुत्ते की भांति हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ जब रेगिस्तान में जो छोटे पौधे थे वो क्या वो सूख गए, तो इसकी वजह से जिराफ क्या करता था, जो पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़ जो बचते थे उनकी फुनगियों की पत्तियों को चरने का प्रयास करते थे, और उनके प्रयासों के कारण उनकी गर्दन लंबी होती चली गई, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन का कार्य किया जिराफ ने, जिसकी वजह से आज जो जिराफ हम लोग देख पा रहे होंगे उनकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, उनके जो आगे के पैर होते हैं वो भी लंबे होते हैं। तो सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना, यानी कि जो उसका दूसरा उदाहरण है वो है आपका सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले सांपों में पैर हुआ करते थे और जिसकी वजह से जब सांप पैर की सहायता से भागते थे तो वो क्या करते थे, फंस जाते थे झाड़ी वगैरह में, तो जिसकी वजह से उन्हें मार दिया जाता था, फिर कह सकते हैं किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पैर विलुप्त हो गए और वे अब बिना पैरों के ही चलते हैं, ठीक।
अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैमार्कवाद का खंडन, यानी कि जब लैमार्क ने इस लैमार्कवाद को दिया तो उसके बाद में फिर कई वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद का क्या कह सकते हैं कि खंडन कर दिया। तो क्या खंडन किया उसे समझते हैं। तो लैमार्कवाद का बाद में कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया। उन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। ठीक, उन वैज्ञानिकों ने क्या बताया, उन वैज्ञानिकों के अनुसार यह था कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वे वंशागत नहीं होते हैं। और वहीं पर लैमार्क ने बताया था कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत होते हैं। इसकी पुष्टि के लिए, यानी कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वंशागत होते हैं कि नहीं होते हैं, इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक थे एक बीजमैन। इन्होंने क्या किया, 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर या प्रदर्शित किया। यानी कहने मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया था कि जो चूहे थे उनकी प्रजाति पर इन्होंने या कह सकते हैं प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया, 21 पीढ़ी तक जो चूहे होते थे उनकी पूंछ काट देते थे। और उन्होंने क्या पाया, पूंछ काटने के बावजूद क्या पाया कि जो कटे हुए पूंछ वाले चूहे थे उनकी संतान जो होती थी उनमें पूंछ पाई जाती थी। तो उन्होंने इस बात से यह बताया कि जो आपके उपार्जित लक्षण होते हैं वंशागत नहीं होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, लैमार्क को गलत करने का प्रयास किया, गलत सिद्ध किया। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लगातार वीडियो को साथ जुड़े रहें ताकि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आती रहे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।